समीर, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे अभी रोज रोज की बहस नहीं झेली जाती। तुम प्लीज बाबूजी को समझाओ। ड्राइंग रूम वाली जगह में उनकी चारपाई नहीं लग सकती, घर का सारा लुक खराब हो जाएगा। कोई मेहमान आएगा तो क्या सोचेगा। हमने उन्हें दूसरी मंजिल पर सबसे बड़ा और हवादार मास्टर बेडरूम दिया है। वहाँ स्मार्ट टीवी है, मिनी फ्रिज है, अटैच बालकनी है और 24 घंटे के लिए अटेंडेंट भी है। फिर उन्हें नीचे ही सीढ़ियों के पास वाले छोटे से हिस्से में क्यों आना है? क्या 70 की उम्र पार करते ही इंसान की समझ काम करना बंद कर देती है क्या? समीर की पत्नी नीलम सुबह सुबह कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए गुनगुना रही थी। समीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक गहरी सांस ली। वो खुद भी अपने पिता रघुनाथ जी की इस नई जिद से बहुत परेशान था। रघुनाथ जी काफी टाइम से बहुत बीमार चल रहे थे, यहाँ तक कि उनका उठना बैठना भी बहुत मुश्किल था। तब समीर ने एक आदर्श बेटे की तरह उनकी हर भौतिक सुख सुविधा का अच्छे से ख्याल रखा था। ऊपर का कमरा किसी लग्जरी होटल से कम नहीं था, लेकिन रघुनाथ जी पिछले एक हफ्ते से खाना पीना सब छोड़ छाड़ कर बस एक ही रट लगाए बैठे थे। बेटा, मेरा बिस्तर डीजे हॉल के कोने में लगा दे। समीर अपने पिता से बहुत प्यार करता था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिर रहा है, तो उसने अपनी पत्नी की नाराजगी को दरकिनार करते हुए सभी नौकरों को आदेश दिया। उसी शाम रघुनाथ जी का साधारण सा लकड़ी का पलंग ऊपर उस आलीशान कमरे से निकलकर नीचे हॉल के कोने में और रसोई के मुख्य दरवाजे के बराबर में लगा दिया गया। नीलम ने अपना विरोध जताने के लिए 2 दिन तक ठीक से समीर से बात तक नहीं की। नीचे आने के बाद शुरुआती 2-4 दिन तक तो रघुनाथ जी चुपचाप अपने पलंग पर लेटे रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। सुबह दरवाजे पर दूध वाले की घंटी बजती तो रघुनाथ जी लेटे लेटे ही पूछ लेते, अरे रामू, आज इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थे? रसोई से आती तड़के की छौंक और मसाले की खुशबू उनके नथुनों से टकराती। नीलम जब अपनी 7 साल की बेटी मायरा को स्कूल के लिए तैयार करते वक्त डांटती तो रघुनाथ जी मुस्कुरा जाते। दिन भर रघुनाथ जी के पलंग के पास से कोई न कोई गुजरता रहता। कभी समीर ऑफिस जाते हुए उनका पैर छू लेता, तो कभी नीलम सब्जी वाले से मोल भाव करते वक्त उनके पास खड़ी हो जाती। जो रघुनाथ जी ऊपर वाले कमरे में भूख ना लगने का बहाना बनाकर खाना वापस कर देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने नीलम को आवाज लगाई, अरे बहू, आज रसोई में क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर कड़ी बना रही हो तो एक कटोरी मेरे लिए भी ले आना, और हाँ, साथ में चावल भी। नीलम जब तक इस पलंग को घर के इंटीरियर पर एक दाग समझ रही थी, अचानक से अपने ससुर के मुंह से खाने की फरमाइश सुनकर हैरान रह गई। उसने चुपचाप एक कटोरी कड़ी और चावल लाकर रघुनाथ जी को दे दिए, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। धीरे धीरे रघुनाथ जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। जो इंसान महीनों से बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, अब वो अपनी छड़ी के सहारे उठकर दरवाजे तक जाने लगे। उनके पीले पड़े चेहरे पर अब एक रौनक लौटने लगी। एक रविवार की शाम समीर अपने कमरे से नीचे आया। उसने देखा कि हॉल में मायरा अपनी प्लास्टिक की गेंद के साथ खेल रही थी और रघुनाथ जी बैठे बैठे वो गेंद वापस उसकी तरफ उछाल रहे थे। दोनों के बीच बड़े जोर जोर से ठहाके लग रहे थे। ये देखकर समीर को थोड़ा अजीब लगा। मायरा, ये क्या कर रही हो? आपको मालूम नहीं आपके दादा की तबीयत खराब है? उनको तंग मत करो, जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। पापा, दादू कहाँ बीमार हैं? तो खूब अच्छे हैं, हम तो रोज ऐसे ही खेलते हैं। पता है, कल तो दादाजी ने मुझे कहानी भी सुनाई थी। मायरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा। रघुनाथ जी ने मायरा को पुचकार कर कमरे में भेज दिया और समीर को बैठने का इशारा किया और कहा कि तू खामखा गुस्सा कर रहा है समीर। वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मेरे अंदर जान फूंक रही थी। लेकिन बाबूजी, आप इतने कमजोर हो, आपके रूम में सुख सुविधा थी, ऐसी था, फिर भी आपने नीचे शोरगुल में आना क्यों चुना? रघुनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तूने मुझे ऊपर वाले कमरे में हर सुख सुविधा दी थी, जिसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तू ये भूल गया कि बुढ़ापे में सुकून नहीं बल्कि साथ चाहिए होता है। बेटा, वो कमरा बहुत आलीशान था, लेकिन एक सोने के पिंजरे की तरह था, जहाँ सन्नाटा मुझे रोज अंदर ही अंदर खा रहा था। पता है तुम्हें, इंसान इतना बीमारी से नहीं मरता जितना वो अकेलेपन से मर जाता है। अब यहाँ नीचे मेरा बिस्तर है तो मुझे तुम लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। रसोई से बर्तनों से आती खटखट, दरवाजे की घंटी, मायरा की हंसी, नीलम की डांट। ये आवाजें नहीं है, बल्कि यही तो जिंदगी का संगीत है। समीर अवाक रह गया। उसके गले में जैसे कोई रुलाई अटक गई। वो तो आज तक बस यही समझता आया था कि पैसा खर्च करके बेहतरीन सुविधाएं देना ही माँ बाप की असली सेवा है, लेकिन आज उसे समझ में आ गया था, बुजुर्गों के लिए एयर कंडीशन की ठंडी हवा या मखमली गद्दों से ज्यादा उन्हें अपनों की एक आवाज, एक स्पर्श, घर के आंगन की उस गर्माहट की जरूरत होती है जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो भी परिवार के लिए अहम है। उस शाम के बाद से नीलम ने कभी भी फिर उस पलंग को लेकर कोई शिकायत नहीं की।
कि अब हर शाम की चाय उसी पलंग के किनारे बैठकर पी जाने लगी थी, जहां परिवार की असली मिठास खुलती थी। क्या आपको लगता है कि आधुनिक सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपने ही माता पिता को अपने ही घर में अकेला कर देते हैं? आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।